खबर अपने एमपी में। सबसे पहले मध्य प्रदेश की वो 3 तस्वीरें जिन्हें देखकर आपको शर्मिंदगी भी होगी और चिंता भी, क्योंकि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली हैं। तस्वीरें ग्वालियर, मुरैना और रीवा की हैं, जहां नन्ही बच्चियों के साथ हैवानियत की गई और चिंता उन तमाम बच्चियों की जो अपने ही घर और अपने ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। तो ग्वालियर, मुरैना और रीवा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चियों से दुष्कर्म किया गया। मुरैना में तो 6 साल की एक बच्ची को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो ग्वालियर से आ रही है। स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया। गांव के ही एक युवक पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हम 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और उसमें सबसे पहले ग्वालियर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां थाना क्षेत्र हस्तिनापुर में स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उसके बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये 14 साल की बालिका के साथ एक रेप का मामला हस्तिनापुर में आया है, जिसमें कि रेप भारतीय दंड विधान पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसकी घेराबंदी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाए। उधर मुरैना में 6 साल की मासूम के साथ रेप के बाद बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि 6 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। नाबालिग का शव खून से लथपथ हालत में खेत में मिला था। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक बच्ची के पिता के मुताबिक आरोपी की पहले से उसके बच्चों पर नजर थी। आरोपी घर से बच्ची को पकड़कर खेत में ले गया था, जहां घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई। मृतक के पिता के मुताबिक दूसरे बच्चों ने नाबालिग को ले जाते हुए देखा है। आरोप है कि 9 महीने पहले आरोपी ने मृतक नाबालिग लड़की की चाची के साथ भी रेप की वारदात की थी। आरोपी 15 दिनों पहले ही जेल से बेल पर छूटकर बाहर आया था। और ग्वालियर और मुरैना के बाद अगली खबर रीवा से है। रीवा में भी एक बार फिर दरिंदगी सामने आई है। यहां 24 साल के युवक पर 4 साल की छोटी सी बच्ची से रेप करने का आरोप लगा है। पूरी घटना नई गढ़ी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ग्वालियर, मुरैना और उसके बाद रीवा, जहां 4 साल की छोटी सी बच्ची के साथ 24 साल के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बच्ची का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी में महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेश रेप के मामलों का गढ़ बनता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 1 साल में 4532 महिलाओं के साथ रेप की वारदात हुई। इस हिसाब से हर रोज 137 महिलाएं दरिंदगी का शिकार होती हैं। एमपी में रेप के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने सरकार को बच्चियों की सुरक्षा में नाकाम बताया, तो वहीं बीजेपी के मुताबिक शिवराज सरकार के पिछले 10 महीने के कार्यकाल में महिला अपराधों में कमी आई है। 15 वर्षों से इनकी सरकार थी, तब महिला उत्पीड़न मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर था और अभी इनकी 8-10 महीने से सरकार आई है, तब फिर वही स्थिति में पहुंच रहा है। उत्पीड़न लगातार होते जा रहे हैं, अपराधों में वृद्धि हो रही है और इसको उत्पीड़न का हब बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इधर कहते हैं हम बेटियों के मामा हैं, तो मामा बेटियों पर ध्यान दीजिए और अपना लॉ एंड ऑर्डर संभालिए। लेकिन मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करते हैं। कोई भी घटना हुई उसकी प्राथमिकी लिखने में लेट नहीं होता मध्य प्रदेश। इसलिए वास्तविक आंकड़े अगर आए भी है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है और करते हैं।
तो मध्य प्रदेश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी मुद्दे पर आज रात 8 बजे हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में हम इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एमपी में शराबबंदी और नशा मुक्ति अभियान को लेकर अब शिवराज सरकार के मंत्री भी अलग अलग बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जहां उमा भारती के अभियान का समर्थन किया था, तो वहीं अब उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने उमा भारती के अभियान को उनका अपना विचार बताया है। भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो जनहित में ही फैसला लेंगे। जहां तक बात रही उमा भारती के अभियान की, तो वो उनका अपना सुझाव है और सबको अपने सुझाव देने का हक है। शिवराज जी से मध्य प्रदेश की चाहे भौगोलिक स्थिति हो, चाहे जनमानस का कोई भी सुझाव हो या उनकी भावना हो, प्रदेश हित में जो भी निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के हित में जो भी अच्छा होगा वो निर्णय लेंगे। उमा जी का भी अपने आप में विचार हो सकता है, और भी लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो विचार व्यक्त करने में कोई गलत नहीं होता है। अपने अपने सुझाव देना भी चाहिए। उमा जी का सुझाव एक अपनी जगह अलग बात है, और सरकार जो निर्णय लेगी, शिवराज जी जो निर्णय लेंगे वो अच्छे ही लेंगे। तो कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने अभिनेताओं के ट्वीट पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर पर सवाल उठाने वाले कुणाल चौधरी को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। उन्होंने कहा कुणाल चौधरी कांग्रेस में अपने नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि थनबर्ग और रेहाना ने पैसे लेकर ट्वीट किया, जिसे कांग्रेस नेता रीट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का अपमान देश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस अंग्रेजों की पार्टी है, इसीलिए विदेशी सेलिब्रिटी के ट्वीट समर्थन कर रही है। सचिन तेंदुलकर के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अजय देवगन, विराट कोहली पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कुणाल चौधरी को भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। से लेके तो थनबर्ग ने ट्वीट किया, पैसे लेके तो रियाना ने ट्वीट किया, जिसको रीट्वीट कर रहे हैं आपके सुरजेवाला जी। सम्मान के लिए अपना सर्वस्व लगाया, उनका अपमान यदि कांग्रेस करेगी तो निश्चित रूप से इसका जवाब जनता देगी। तो सेलिब्रिटीज के ट्वीट को लेकर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाई आपको सुनाते हैं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर क्या बयान दिया था। तो कहावत है कि सड़कें जिस दिन सूनी हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। वो लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के खिलाफ अगर जो भी आता है वो खड़ा होता है, हम उसका सम्मान करते हैं। और मेरा आग्रह सभी अभिनेताओं से, कमाते यहां से हो, इस देश के अन्नदाता का खाते हो, और इस अन्नदाता के खिलाफ चंद उद्योगपतियों की जो बजाते हो ना, वो बजाना बंद करो। तो मध्य प्रदेश में निमोनिया के खिलाफ आज से सांस अभियान का आगाज हो गया है। कन्या पूजन के साथ शुरू हुए इस अभियान की शुरुआत एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने की। सांस अभियान के जरिए सूबे का स्वास्थ्य अमला निमोनिया के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगा। आने वाले दिनों में इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अभियान में हमारी टीम घर घर पहुंचेगी, और अगर किसी बच्चे को सांस लेने में परेशानी होगी या फिर खांसी जुकाम होगा तो उसका इलाज कराया जाएगा। सांस अभियान के जरिए 5 साल तक के बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि एमपी में निमोनिया से बच्चों की मौत की दर करीब 15% है। हर जगहों पर डॉक्टर्स के लिए भी उपलब्ध रहें, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को हम दे सकें। और आज जो हमारा जो सांस अभियान का शुभारंभ हुआ है, ये निचले स्तर पर जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के 3 अफसरों के तबादले निरस्त कर दिए। नए सिरे से जारी किए गए इन तीनों अफसरों के तबादले डीजीपी विवेक जौहरी ने किए थे, जिन्हें निरस्त कर सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी किए। सरकार की ओर से कहा गया है कि डीजीपी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इन अफसरों के तबादले किए थे। अपर मुख्य सचिव गृह ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें आईपीएस अफसरों के तबादले का अधिकार नहीं है। डीजीपी सरकार को प्रस्ताव भेज सकते हैं, लेकिन फैसला लेना सरकार का काम है। डीजीपी अपने स्तर पर सीधे तबादला आदेश जारी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि
डीजीपी विवेक जौहरी ने 27 अक्टूबर 2020 को फरीद शापू का ट्रांसफर आईजी पुलिस मुख्यालय से आईजी एंटी नक्सल पीएचक्यू किया था। इसके बाद 18 जनवरी 2021 को तरण नायक का ट्रांसफर एआईजी पीएचक्यू से कमांडेंट 7वीं बटालियन एसएएफ किया था और 9 अक्टूबर 2020 को आईपीएस विवेक शर्मा को एडमिन पीएचक्यू के पद पर पोस्टेड किया गया था। आदेश की कॉपी मिलने पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ट्रांसफर पर आदेश को गलत ठहराया और नए सिरे से आदेश जारी किए हैं। 22 फरवरी से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवराज सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 26 फरवरी को अपना पिटारा खोल सकते हैं, जिसमें आत्मनिर्भर एमपी का प्लान होगा। बजट की तैयारियों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं वित्त विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र से पहले सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट होगा, जिसकी व्यवस्था विधानसभा परिसर और एमएलए रेस्ट हाउस में की जाएगी। एमपी विधानसभा का 22 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हुई। कमलनाथ आज से 8 दिन के दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरे से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग एमपी में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसे फतह करके कांग्रेस मिशन 2023 के लिए अपना मोर्चा बुलंद करना चाहती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 10 फरवरी को निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए बड़ी बैठक बुलाई है। खबर है कि इस बैठक में सभी निकाय चुनाव प्रभारी शामिल होकर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट सौंपेंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार एक निकाय पर एक विधायक, एक पदाधिकारी, एक यूथ कांग्रेस के नेता को तैनात करेगी। 10 फरवरी को होने वाली इस बैठक में कमलनाथ सभी तैयारियों की समीक्षा करके जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। निकाय चुनाव से पहले सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को सरकार वैध कर सकती है। निकाय चुनाव से पहले सरकार का इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्लान है, लिहाजा सरकार तेजी से अधिनियम बनाने की दिशा में काम कर रही है। नगरीय प्रशासन ने पेंडिंग पड़े नियमों को मॉडिफाई कर नए एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है। अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। 22 फरवरी से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 6,876 अवैध कॉलोनियां हैं, जिन्हें वैध करने की कवायद शुरू हो गई है। दमोह के पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई एक बार फिर अपने एक्शन में नजर आई। सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए लोगों को हिदायत दे डाली। पीएम आवास योजना के तहत जोगी समुदाय के लोगों को राशि स्वीकृति की गई है, लेकिन जहां मकान बनने वहां पहले से ही कुछ लोगों का कब्जा है। कई बार कोशिश करने के बाद भी हितग्राही मकान नहीं बना पाए, जिसकी शिकायत पर रामबाई मौके पर पहुंची और भूमि पूजन कर दिया। उसके बाद कब्जा करने वालों को एक एक कर फोन कर मकान बनाने में बाधा न डालने की चेतावनी दी। फोन के दूसरी तरफ से लोग कहते रहे कि मकान बनने से उनका रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन विधायक ने उनकी बात नहीं सुनी। रामबाई ने कहा कि पीएम आवास योजना से गरीबों को राशि स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन रसूखदार लोग उन्हें मकान नहीं बनाने दे रहे। सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, इसीलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अब भाई तुम्हारे नोट जैसे कागज को अरे यार, सरकारी जगह को तो होने जाए, इतनी जगह पे ला सुबह ना पुआ दे। हाँ, तो पुआ दे आप सवेरे जी सबरे सोनी सुबह ना पुआ दे। हाँ, तो पुआ दे आप सवेरे जी सबरे सोनी। रामबाई जैसा हो हमारे पथरिया क्षेत्र का विधायक। और संजय जैन और कमलेश चौधरी नहीं, नोटिस की तुम छोड़ो, नोटिस तो भी ऐसे देता ही रहता है। तुम ना खकनी के ये तरफ हैं, वे जज उनकी बाउंड्री है ना, बगल उनकी जगह है और है कि नहीं जो भी नहीं है। अब मकान भी बन है, ऐसे ही भी लगे रहे जी, वो लगो रहने सो लगो रन दे। अब भाई तुम्हारे नोटिस जैसे कागज को अरे यार, सरकारी जगह को तो होने जाए, इतनी जगह पे ला। तहसीलदार साहब से देखें, पटवारी जी से देखें, कल सुबह नाप हो जाए है और उनको कुटीरों को निर्माण शुरू हो जाए है, तो इनका निर्माण जल्दी से जल्दी हुई है। कल नाप हो जाए है सरकारी शहर को कि कितनी है, कितनी प्राइवेट, कितनी सरकारी है, तो कुटीरें जल्दी से जल्दी इनकी बनना शुरू हो जाए।
मध्य प्रदेश में करीब 30,000 चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन का रास्ता अपना लिया है। शिक्षकों के प्रदर्शन की दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल की है, दूसरी छतरपुर की। भोपाल के नीलम पार्क में चयनित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर छतरपुर से, जहां चयनित शिक्षक संघ एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गया है। अधिकार हमारा, हक हमारा। मध्य प्रदेश में करीब 30,000 चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। ज्वाइनिंग की मांग को लेकर नीलम पार्क में चयनित शिक्षकों ने नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को वादा याद दिलाया। चयनित शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ज्वाइनिंग नहीं मिली तो एकजुट होकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा है। ये स्थिति तब है जब 11 साल बाद ये परीक्षा आयोजित हुई थी और प्रदेश के लगभग सभी विद्यालय खाली पड़े हैं, जहां शिक्षकों की भारी कमी है और उस वक्त भी हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाए। 2019 में नतीजे घोषित होने के बाद भी अब तक नियुक्ति नहीं होने से नाराज चयनित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। छतरपुर में भी चयनित शिक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी नियुक्ति के लिए आवाज बुलंद की। एमपी शिक्षक संघ के बैनर तले चयनित शिक्षक संघ के सदस्य मेला ग्राउंड में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अधिकार हमारा, हक हमारा। आज ये चेतावनी है कि हम लोग आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और अगर जल्दी ही प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करी तो हम सारे और हजारों की संख्या में हम भोपाल पहुंचेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार ने हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कोरोना के चलते हुए आवागमन की समस्या बताते हुए रोका था। सरकार से मैं ये चाहती कि वे एक बार बताए कि किस प्रकार का बहाना है जिस प्रकार से हमारी भर्ती रुकी हुई है। ग्वालियर में उद्यानिकी विभाग के विभागीय मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और केंद्रीय संयुक्त सचिव राजवीर सिंह ने बैठक ली, जिसमें अलग अलग संभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। किसानों को उद्यानिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और अधूरे टारगेट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि बजट में किसानों की किन डिमांड को रखा जा सकता है, उसको लेकर किसानों के साथ चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश का भी बजट सत्र आने वाला है, इसके लिए भी ये समीक्षा की गई विशेष रूप से कि स्थानीय किसानों की डिमांड के अनुसार कार्य योजना जिलों की तैयार की जाए, जिससे जो योजना जिन किसानों के लिए बनाई गई हैं उन योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो। उनके अनुसार जब हम कार्य योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में ठीक तरह से किसान एक भाग लेंगे। कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी की यूपी के ग्रेटर नोएडा में हत्या कर दी गई। 70 साल के कारोबारी नगेंद्र नाथ अपनी पत्नी के साथ अल्फा 2 सेक्टर में रहते थे। दोनों के शव मकान के बेसमेंट से मिले। दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में किसी जानकार का हाथ है, क्योंकि घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि बुजुर्ग दंपति ने कुछ लोगों को ब्याज पर पैसा दिया था। ऐसे में पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। हाँ, मेरे जो मौसी जी श्री नरेंद्र नाथ जी हैं वो आपके चाचा जी के लड़के हैं, मतलब कमलनाथ जी के, मतलब कमलनाथ जी के पापा जी उनके चाचा जी हैं। अच्छा, 6 भाई हैं, मतलब कमलनाथ जी के फादर मेरे मौसा जी के चाचा जी हैं। तो पता लगा कि यहाँ पर मतलब मौसा जी को तो किसी ने मतलब गला घोट के और बड़ा बेदर्दी से उनको मर्डर करके उनको बेसमेंट में रख दिया था, उनको चादर में बांध के। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। देखने से यह लग रहा है कि इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, फारूकी की याचिका पर एमपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में गुजरात के स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी है। खंडवा में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार्यकर्ता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। खंडवा के संत दादाजी धूनी वाले दरबार में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हवन किया। नंद कुमार सिंह चौहान 11 जनवरी को कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका भोपाल के चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा था। से ही होते हुए कितने मजदूर गए, यहाँ पर बैठे हुए लोग। कल सुंदरकांड पूरे लोकसभा में जितने मंडल हैं, हर मंडल केंद्र पर सुंदरकांड का आयोजन रखा है, ताकि भगवान से प्रार्थना करें, भगवान श्री राम से प्रार्थना करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि भैया तुरंत स्वस्थ ठीक हो और हमारे बीच में लौटे। इंदौर की रहने वाली 13 साल की तनिष्का कॉलेज की छात्रा बन गई हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में 10वीं और 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी और इस सत्र में उन्होंने देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में बीए साइकोलॉजी विषय में एडमिशन लिया है। तनिष्का अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए लॉ में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन उम्र की बाधा आ गई। हालांकि यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा विभाग के बीच बातचीत चल रही है। अगर उन्हें लॉ में एडमिशन की अनुमति मिल जाती है तो वो साइकोलॉजी छोड़ लॉ की पढ़ाई में लग जाएंगे। तनिष्का इतने बुद्धिमान है कि वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर लिख और पढ़ सकती हैं। तनिष्का ने बताया कि एक समय उनकी आंखों में दिक्कत हो गई थी। उस दौरान पिता ने उन्हें आंखें बंद कर पढ़ाई करना सिखाया। हालांकि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। तनिष्का का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करके दिखाया है इंदौर की 13 वर्षीय तनिष्का ने। कहने को तो उम्र इनकी केवल महज 13 वर्ष है, लेकिन अब ये कॉलेज की छात्रा हैं। आखिर ये कैसे संभव हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ खुद तनिष्का मौजूद हैं। ये बताओ कि इतनी छोटी उम्र में कॉलेज कैसे संभव हो पाया ये? मैंने 5th क्लास तक तो रेगुलर एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद बहुत सारे स्टेट में भी बच्चियों ने दी है एग्ज़ाम कम उम्र में, तो मेरे पापा को लगा कि हम भी देते हैं। तो हमने 10 साल में 10वीं की परीक्षा देने का सोचा। तो 10 साल में तो परमिशन नहीं मिल पाई, पर 11 साल में मैंने 11वीं की परीक्षा दी, फिर 12 साल में 12वीं की, और अभी मैं 13 साल की और कॉलेज में हूँ। सब मुझसे पूछ रहे थे तो आपने कैसे किया, हम तो ऐसे नहीं कर सकते। घर में किस तरह से तैयारी की आपने, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है इतनी सी छोटी उम्र में इतनी सफलता हासिल करना? मैंने होम स्कूलिंग से पढ़ाई करी, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है। मैं पढ़ाई दिन के 3-4 घंटे करती थी, उसके बाद बाकी सारी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देती थी। क्या सपना है और अभी ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट को लिया है और क्या करना चाहते हैं? मैंने लिया तो बीए साइकोलॉजी है, पर मुझे लेना था बीए एलएलबी, बट उसके लिए एज बीच में आ गई 18 साल, तो मुझे परमिशन नहीं मिल पाई। मैंने अभी बीए साइकोलॉजी लिया है और मुझे चीफ जस्टिस बनना है। बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव रहता है। क्या लगता है कि दबाव होना चाहिए परिवार का, कि किस तरीके से बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए? बच्चे को एकदम फ्रीली उनको जो करना है वो करना चाहिए, और पेरेंट्स को बच्चों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जिनका साफ तौर पर कहना है कि महज 3 से 4 घंटे की इन्होंने पढ़ाई की, उनका सपना है कि चीफ जस्टिस भारत का बनना वो चाहती हैं। कैमरामैन राज। तो 13 साल की बच्ची, छोटी सी, नाम है तनिष्का, और तनिष्का की खूबी यह है कि जिस उम्र में अमूमन जो बच्चों की उम्र होती है वो करीब 16 से 17 साल, 15 से 17 साल के बीच में होती है जब बच्चे 10वीं की परीक्षा देते हैं, और इसके बाद आगे फिर 16 से 18 साल के बीच में बच्चे 12वीं की परीक्षा देते हैं। जिस तरह का कोर्स या सिलेबस तैयार किया गया है देश में बच्चों के लिए, 5 साल की उम्र से बच्चा पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन तनिष्का ने कमाल कर दिखाया। 11 साल की उम्र में पहले 10वीं पास की और फिर अगले ही साल 12 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं पास कर ली, और अब वो 13 साल की और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिलहाल बीए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है, करना एलएलबी चाहती हैं। और ये देखिए, ये तनिष्का की खूबी है कि ब्लाइंड फोल्ड, यानी कि एकदम आंखें बंद हैं, और उसके बावजूद बच्ची
पढ़ रही है। और ख़ास बात यह है कि ये जो बच्ची पढ़ रही है, जिस पेपर से बच्ची पढ़ रही है, वो उंगलियों के स्पर्श से ही, अक्षरों के स्पर्श से ही बच्ची पढ़ रही है, जबकि उसमें किसी तरह की ब्रेल लिपि या उभरे हुए अक्षर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रेल लिपि में उभरे हुए अक्षर होते हैं जिन्हें जो दिव्यांग होते हैं, आंखों से महरूम होते हैं, वो हाथ की छुअन से टच करके ब्रेल लिपि पढ़ते हैं। लेकिन ये एक सादा प्रिंट आउट है जो प्रिंटर से आप और हम निकालते हैं और उसको टच करके बच्ची पूरा पढ़ रही है।